आइए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं ज़रा। ये 2-3 दिनों से काफ़ी डेवलप हो रहा है ये वाला पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ज़रा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं एकेडमिक हेड हूँ क्लैट ट्विटर में। आइए इस एग्रीमेंट के थोड़े डिटेल्स को जानते हैं। ये इस पास 10 सितंबर को पास किया गया था रियाद में, ठीक है। इसमें ये जो प्रोमिनेंट लीडर कौन कौन से प्रेजेंट थे, ये इसका नाम लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब थे पाकिस्तान की तरफ से। क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के थे मोहम्मद बिन सलमान। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो भी इसमें प्रेजेंट थे। अब ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली है इस प्रोविजन में। देखिए, इसका सबसे बड़ा क्लॉज जो है, इसमें क्लॉज है, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये मिलता जुलता है आपके आर्टिकल 5 के 5 जो है नेटो में भी एक ऐसा ही क्लॉज है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्री विद इन दोज 32 कंट्रीज जो नेटो के पार्ट हैं, इट विल बी कंसिडर एग्रेशन अगेंस्ट ऑल। तो वैसे ही ये क्लॉज है, यदि मान लीजिए सऊदी अरेबिया पे कोई अटैक होता है तो उसको ये भी माना जाएगा कि सऊदी अरेबिया पे भी अटैक है और पाकिस्तान पे भी अटैक है, तो कलेक्टिवली एक एग्रेशन माना जाएगा बोथ कंट्रीज के लिए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव, ये इसका कोर क्लॉज है। सो ये डिफेंस एग्रीमेंट है, ये याद रखिए, डिफेंस एग्रीमेंट है। तो इसमें कोई कंट्री यदि किसी पे अटैक करेगा तो दूसरी कंट्री उसके सपोर्ट में नहीं आएगी, ठीक है। ये डिफेंस अलायंस है। उसके बाद में आपके पास में ये आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, जॉइंट डिटरेंस बनाना, उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर में काम करना। ये मोटा मोटा इनका ऑब्जेक्टिव था ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए। उसके बाद में पास्ट में भी पाकिस्तान ने अपनी आर्मी या अपना फोर्सेस को असिस्ट किया, उनको असिस्ट करने, सऊदी अरेबिया के असिस्ट किया इसको बैक डेटेड में भी। 1960s में आप देखेंगे, 1979 में देखेंगे, जब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी थी वो सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड की गई थी यमन कॉन्फ्लिक्ट में। उसके बाद उनके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट 1979 से लेके 89 तक लगभग से 20,000 जो आर्मी के जवान थे उनके पाकिस्तान के, वो सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट थे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद 1982 में भी एक बायलैटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। प्लस आप 2000 में देखेंगे, जब जब आपका यमन का डिस्टर्बेंस आया था, या अब आप 2015 में आप देखेंगे, तो ये सब पॉइंट में सऊदी अरेबिया ने असिस्टेंस मांगी थी पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान ने उसको डिनाई कर दिया था। यदि आप 2000 में देखेंगे, जब इराक इन्वेडेड कुवैत, तो सऊदी वांटेड सम प्रोटेक्शन और सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो टू बी प्लेस इन, बट उन्होंने डिनाई कर दिया था। वैसे 2015 में यमन वाला डिस्टर्बेंस में आप देखेंगे कि सऊदी ने पाकिस्तान की तरफ देखा था कि मतलब हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए सिक्योरिटी के रिलेटेड, बट वो डिनाई कर दिया गया था। तो इसलिए ऐसा देखा गया कि पास्ट में जो रिलेशंस है आगे पीछे होते रहे हैं। उसके बाद में ये पाकिस्तान के लिए कैसे सिग्नेट, देखिए पाकिस्तान के लिए क्या सिग्नेट है। पाकिस्तान की वेल एस्टैब्लिश आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एज सच अपनी सिक्योरिटी के लिए आज की डेट में यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेड है, यूएस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो उस केस में यदि पाकिस्तान क्या गेन करेगा इस पूरे पूरे में, तो बेसिकली पाकिस्तान गेन करेगा एक जो जो सऊदी अरेबिया के पास में जितना पैसा है या वेल्थ है, वो सारा पैसा वेल्थ वो पाकिस्तान यूज़ कर सकता है अपने डिफेंस को इन्हांस करने के लिए। तो इनफैक्ट आप यदि थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट था और न्यूक्लियर वेपन का जो सिस्टम था या न्यूक्लियर रिसर्च जो था, वो काफ़ी हद तक सऊदी के पैसे से फंड भी हुआ था उसमें। तो आप विकीलीक्स से सब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पैसा, ये वाले रिसर्च को, न्यूक्लियर रिसर्च को जो था, सऊदी का भी सपोर्ट था। तो इसलिए जो अभी प्रेजेंट स्टेट में पाकिस्तान के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है कि वो जो सऊदी के पास में जितना भी वेल्थ है, वो उसमें से काफ़ी सारा पैसा उसमें अपने वेपन सिस्टम्स में को अपग्रेड करने में या सिक्योरिटी को अपग्रेड करने में लगा सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया कैसे बेनिफिट करता है, देखिए सऊदी अरेबिया आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में क्या होगा कि वो ईरान और हुटीज़ मिलिशिया को थोड़ा सा एक सिग्नल दे पाएगा कि मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड हूँ। बट उस केस में आप देखेंगे, देखिए ईरान, पाकिस्तान जो है ईरान के साथ भी खड़ा हो जाता है। जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला ईरान को भी दे सकते हैं, बट वो बाद में वो पीछे हट गए। तो इसलिए यदि ये कहना है कि मतलब ईरान और यदि सऊदी अरेबिया की फाइट होगी तो पाकिस्तान किसके साइड में होगा, तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमें फ्यूचर में ही दिखाई देगा। लेकिन
कहने का मतलब है सिंबॉलिकली ईरान और हुटीज़ के लिए एक सिग्नल ज़रूर जाता है। उसके बाद में एक इसराइल को भी टारगेट किया गया इसमें, कि मतलब इसराइल को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या न्यूक्लियर नोशनल वैल्यू एटलीस्ट सऊदी अरेबिया के पास में आ गई है। उसके इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपनी लीडरशिप पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है अभी। उसके बाद में आपके पास में जो leverage of Pakistan military manpower expertise is सब, I think more of this is to deal with the top part जो ईरान, हुटीज और इसराइल का है वो है। उसके बाद में अब आप इंडिया किस हिसाब से प्लेस है, देखिए इंडिया इकोनॉमिक्स वाइज से प्लेस है। इंडिया और सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता है, ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए जो आपके थर्ड लाइन में दिया $43 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है। और सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है लगभग से $3 या $4 का ही है। तो इसलिए यदि आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया को यदि चुनना होगा तो वो किसके किसके क्या क्यों कौन से पक्ष को चुनेगा, उनके लिए बहुत क्लियर है कि मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी दिस। तो आप नीचे के माइलस्टोन्स में जाके यदि देखेंगे तो हमने हमने देखा है कि हमारा जो प्रेजेंस है सऊदी अरेबिया में या रिलेशन वो ऑलवेज इनहेंस हुआ। इनफैक्ट जो पास्ट जो अटैक्स या कुछ भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा मिला जुला बैलेंस अप्रोच सऊदी अरेबिया ने रखा है। कभी भी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होकर कभी स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें प्लेस्ड हैं इसमें इंडिया एंगल। उसके बाद समरी में आप ले सकते हैं ये म्यूचुअली डिफेंस ट्रीटी इन द डेकेड्स, ये काफ़ी समय से डिस्कशन चल रही थी लेकिन ये मेटलाइज अभी हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक लीवरेज इन इकोनॉमिक रिफिल है। पाकिस्तान को इकोनॉमिकल गेन तो डेफिनेट होता है क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी हुई है, चरमराई हुई है, तो उसके लिए यदि ये फंड मिल जाता है तो वो अपने मिलिट्री सेटअप्स को थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं। अभी वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं चाइना के फंड्स के लिए या किसी के लिए, तो अभी एक और उनके लिए एक फंड का रास्ता खुल जाता है। और सऊदी अरेबिया को डेफिनेटली सिक्योरिटी का तो डेप्थ मिलता है, बट मोर और लेस ये आप कहेंगे तो ये नोशनल गेन डेफिनेटली उनको हो रहा है। और इंडिया के लिए रीजनल सिक्योरिटी देखिए किस टाइप का डेवलप होगा। हाँ, एक लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक कंसर्न है, जैसे आपने बिना सोचे समझे या मान लीजिए बिना बहुत ज़्यादा हिचक के आप कोई ऑपरेशंस कर पाते हैं किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो वैसा शायद आप फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, या आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी कंट्री के साथ में ख़राब ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये सारे मोटा मोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस टॉपिक के रिलेटेड था। होप आई हैव एडेड द वैल्यू टू योर सिस्टम। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी भी hello@clairtutor पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, या ये फ़ोन नंबर है जिस पे आप हम अपने किसी टाइप के क्वेरीज को भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।